Hello and welcome to West ICS. Myself Abhishek Mishra. Now, climate change, global warming, ऐसे शब्द, ऐसे नाम अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, अक्सर डिस्कशन में भी आता रहता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, चाहे वो ज्योग्राफी का एरिया हो, चाहे एनवायरमेंट का एरिया हो, चाहे इकोनॉमी का एरिया हो, एग्जामिनेशन में हमें अक्सर ये जो टॉपिक्स हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का ये वीडियो सेशन है हमारा, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो ये क्लाइमेट चेंज होता है, जो हमें ये ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, हम अक्सर देख रहे हैं और जब पिछले कई महीनों से देखा जा रहा कि बिन मौसम बारिश हमें देखने को मिल रही है, गर्मी बहुत पड़ती है, ठंडक ना के बराबर पड़ रही है। जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट पड़ता है और ये बहुत हद तक आपकी अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। इस बात पे डिस्कशन लगातार होता रहता है दैट हाउ टू डील विद दिस टॉपिक एंड हाउ टू ओवरकम दिस इशू। लेकिन जितना सीरियस कंसर्न या जितना सीरियस स्टेप उठाना चाहिए उतना अभी फिलहाल ग्लोबली उठाया नहीं गया है। इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री वो हर कदम उठा रहा है, वो हर स्टेप ले रहा है जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज से निपट सके और इंडियन इकोनॉमी पे जो इसका इंपैक्ट पड़ता है उसको हम मिनिमम कर सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या। देखिए, लास्ट वीक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये अनाउंस किया कि आने वाले 5 सालों में, जो नेक्स्ट अपकमिंग 5 इयर्स है, इस आने वाले 5 सालों में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ जाएगा। उसमें हमें वृद्धि जो है वो रिकॉर्ड लेवल पर देखने को मिलेगी, जिसके पीछे जो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है वो हीट ट्रैपिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस एंड द एल नीनो इवेंट है। आजकल ये एल नीनो शब्द भी बहुत चर्चा में बना हुआ है ना। इनकी वजह से आने वाले 5 इयर्स में पूरा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका एनवायरमेंट पर भी इंपैक्ट है और जब एनवायरमेंट पर इंपैक्ट है तो उसका इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट है। इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है, वार्न किया है अबाउट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड इवेंट्स दैट हैज बीन सोअरिंग। मतलब जो ये एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा और जो पानी की समस्या खड़ी हो रही है, जो आने वाले दिनों में और पानी की समस्या हमें देखने को मिलेगी, ये समस्याएं और गहराने वाली हैं, जिससे कि हमें अब टाइम आ गया है कि हम अब इसके लिए जो है एक तरीके से सचेत जाएं, एक तरीके से हम अटेंशन पे करें इस पर, क्योंकि ये कंडीशन आने वाले दिनों में और सीरियस होने जा रही है। लगभग मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि लगभग 12,000 ऐसे डिजास्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं बिटवीन 1970 एंड 2021, जहां पर 2 मिलियन डेथ्स हमें देखने को मिली है, रजिस्टर्ड हुआ है, और नियर अबाउट 4.3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी में लॉस हुआ है। अब आप समझिए कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ह्यूमैनिटी पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। लगभग आप देखिए, लगभग 2 मिलियन डेथ्स हमें देखने को मिली और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। नाउ अगर हम इसको ओवरऑल अगर इंडियन जीडीपी के फॉर्म में देखें तो ये कहा जाता है कि दैट इट इज नोट वर्दी दैट द टोटल लॉसेस आर रफली more than 25%, now roughly 25% more than India's annual GDP। जितनी हमारी जीडीपी है उसका 25% ज्यादा लॉस हमें देखने को मिला। Now the climate change जिस तरीके से हमें लगातार देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो एसेट्रा। और इस टेम्परेचर राइज की वजह से, इस प्रेसिपिटेशन की वजह से, जो ये बिन मौसम बारिश हो रही है या बारिश होनी है तो नहीं होती, या अगर हो रही है तो कभी कम होगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, इसका जो है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एनवायरमेंट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। धीरे धीरे इंडिया में एनुअल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा। अगर हम पिछले 20 वर्षों में बात करें तो द राइज हैज बीन सिग्निफिकेंटली शार्पर। तो हमें बहुत शार्प जो है वो राइज देखने को
मिलता है इन द लास्ट 20 years than during any other 20-year time interval since 1901। अगर हम 1901 से कंपेयर करें तो 20 साल, किसी और 20 साल से कंपेयर किया जाए अगर, तो लास्ट 20 इयर्स में हम देखेंगे तो भारत में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली हमें उसमें राइज देखने को मिला। शार्पर राइज, सिग्निफिकेंटली शार्प जो है वो राइज हुआ है। इस ग्राफ से आप इस बात को देख भी सकते हैं कि अगर आप 1909 में देखें और आप 2021 में देखेंगे अगर आप, तो आपको इस ग्राफ में वो सिग्निफिकेंट राइज देखने को नजर आएगा कि लगातार जो है वो एनुअल टेम्परेचर इंडिया में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आपके देश में या तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आएगा, बाढ़, कहीं पर हमें बाढ़ देखने को मिलेगी। भारत के किसी राज्य में बाढ़ आ रही है, किसी राज्य में सूखा पड़ रहा, बारिश कभी होगी तो कभी नहीं होगी, कभी बिन मौसम बारिश हो रही है। तो इसका इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ता है, एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे किसान भाई हैं उनके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और किसानों पे इंपैक्ट पड़ेगा या एग्रीकल्चर बर्बाद होगा तो इस एग्रीकल्चर के डिमांड और सप्लाई में इंपैक्ट आ जाएगा, एग्रीकल्चर की सप्लाई घट जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका इकोनॉमी से लेना देना है, इसका इकोनॉमी पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जो है एग्जामिनेशन से पहले एक बार जरूर देखिएगा। नाउ द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया हैज ग्रेजुअली डिक्लाइंड, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर भी रहा था। इस बात को भी देखा गया है कि भारत में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश होती नहीं है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एनुअल एवरेज रेनफॉल इंडिया में जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। कहीं कहीं राज्यों में हम देखेंगे कि बहुत जबरदस्त बारिश होने लग जाती है, और उसी जो आपका रेन का जो आपका मानसून का टाइम होता है उसी में हम देखते हैं किसी स्टेट में बारिश नहीं हो रही होती। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आर्टिकल कहता है कि एनुअल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया हैज ग्रेजुअली डिक्लाइंड। नाउ मोरओवर evidence suggests that while dry spell have become more frequent during the last several years, intense wet spells have also increased। पिछले कई सालों में हम ये देख पा रहे हैं कि जो ड्राई स्पेल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इंटेंस वेट स्पेल में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर, हमारी ज्योग्राफी पर, एनवायरनमेंट पर पड़ता है। नाउ रिसर्च about natural disasters since 1975 has shown that India is relatively more exposed to flood and storm। एक रिसर्च ये बताती है कि भारत जो है since 1975 ज्यादा फ्लड और स्टॉर्म के लिए एक्सपोज हो रहा है। मतलब भारत में फ्लड और स्टॉर्म, बाढ़ और आपका स्टॉर्म मतलब तूफान वगैरह, साइक्लोन वगैरह आने के चांसेस बढ़ गए हैं than drought and heat waves। Now, such incidents pose significant risk on agriculture production and food price volatility। यह अभी मैंने आपको बताया कि जब बारिश या जब बाढ़, जब साइक्लोन, जब तूफान वगैरह आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के इफेक्ट होने से कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं और आपके देश में इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ता है। तो इंडिया में फ्लड और स्टॉर्म आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। Now, global climate risk index 2021 has ranked India 7th in the list of the most affected countries in terms of exposure and vulnerability to climate risk event। Now, ये एक इंडेक्स निकलता है, that is global climate risk index। अगर हम इसमें 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें भारत का जो स्थान था वो 7वां था, 7th था। मतलब इंडिया वाज द 7th इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान 7वां रखा गया था इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट रिस्क इवेंट। मतलब भारत बहुत इजीली जो है वो क्लाइमेट रिस्क इवेंट या हमारे देश में क्लाइमेट रिस्क का खतरा ज्यादा बढ़ गया, हम बहुत इजीली एक्सपोज हो रहे हैं, हम बहुत ही वल्नरेबल कंट्री के फॉर्म में जाने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट रिस्क इवेंट। और अगर आप क्लाइमेट रिस्क इवेंट के बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाएंगे, आपके यहाँ लगातार क्लाइमेट रिस्क बढ़ता चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर होता है इफेक्ट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मानसून बेस्ड है और क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, आपकी जीडीपी पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, इंडियाज डाइवर्स टोपोग्राफी
is not only exposed in different temperature and precipitation pattern, but also makes invulnerable to extreme weather events, posing wide range sectoral and temporal implications for the economy. इसका इम्पैक्ट फिर इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ आप ये देखें कि भारत की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी को ब्रॉडली हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जनरली हम इकोनॉमीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। नो वन इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज योर सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज योर दैट इज टर्शियरी सेक्टर। नाउ प्राइमरी सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी जैसे इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी जैसे कि सर्विस सेक्टर है। नाउ द स्ट्रक्चर of India's economy, which has undergone a considerable change since independence, bulk of economic activities now happen in service sector. आजादी से लेकर के अगर आज तक की हम बात करेंगे तो जब हम आजाद हुए थे 1947 या पोस्ट 1947 की अगर हम बात करें और टिल 1990 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आजादी के कई साल तक भारत एग्रीकल्चर बेस्ड ही कंट्री रहा। हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर से ही गवर्न होती थी। बट धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया। आज ये है कि बल्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो सर्विस सेक्टर में हो रही है एज अगेंस्ट दी एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र में एक्टिविटीज कम हो रही, सेवा क्षेत्र में एक्टिविटी ज्यादा हो रही। नाउ दिस हैज इंप्लीकेशन ऑन फॉर कार्बन इमिशन। अब क्योंकि सर्विस सेक्टर में एप्लीकेशंस एक्टिविटीज ज्यादा हो रही तो उसका इंप्लीकेशन जो है वो कार्बन इमिशन पे पड़ता है। बिकॉज सर्विसेज आर ग्लोबली कंसीडर्ड टू बी इमिशन लाइट विद रिलेटिवली लो एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ आउटपुट। तो सर्विस सेक्टर पे आप ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करने से कार्बन इमिशन जो है वो आपके देश में बढ़ रहा है। और ऐसी इकोनॉमीज जो सर्विस बेस्ड है या जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है वहां पे कार्बन इमिशन ज्यादा होता है, उसका इंपैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे और आपके एनवायरमेंट पर रहा है। तो इंडिया में भी जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है क्योंकि हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर पर। अब अगर हम जो हमारे इंडस्ट्रीज या जो हमारे एरियाज हैं, अगर हम जो हमारे सेक्टर्स हैं, अगर हम इसको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाएं तो जो हमारे सेक्टर्स हैं अगर हम उसको ब्रेकअप करें तो आप देखेंगे द हाईएस्ट इमिशन इंटेंसिव सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल मेटल इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, जैसे एयर, लैंड एंड वाटर टुगेदर दे अकाउंट फॉर अराउंड 9% ऑफ इंडियाज टोटल जीवीए इन 18-19। 18-19 में जो हमारा जीवीए रहा दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें मेटल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट जो कि हाईएस्ट इमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इनका योगदान जो था वो 9% तक रहा। नाउ जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, लिटिल बिट तो मैंने आपको समझाया ही है, थोड़ा सा और उसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए क्लाइमेट चेंज हैज एडवर्स इंपैक्ट बोथ फॉर द सप्लाई साइड एज वेल एज द डिमांड साइड। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका इंपैक्ट सप्लाई साइड पे भी पड़ेगा, इसका इंपैक्ट डिमांड सप्लाई पे भी पड़ता है, डिमांड साइड भी पड़ेगा, सप्लाई साइड भी पड़ेगा ना। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इट कैन रिड्यूस इकोनॉमिक आउटपुट, कैन ट्रिगर अनसर्टेनिटी एंड चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर। मेंस के एग्जाम में अगर आपको लिखने को आ रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह से, हो सकता है निबंध आपको मिल जाए, इससे भी आपको मिल सकता है, तो आप ये पॉइंट अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, यू कैन फेच अ वेरी गुड मार्क्स। नाउ इन 2020 में now the World Bank said that India could account for 34 million of the projected 80 million global job losses from heat stress associated productivity decline by 2030। विश्व बैंक ने 2020 में एक बात बोली, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, उनका अपना एक कहना था कि जो प्रोजेक्टेड ग्लोबल जॉब लॉस का जो फिगर है 80 मिलियन जॉब लॉस का जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, अकेले इंडिया में ही 34 मिलियन जॉब लॉस होंगी ड्यू टू हीट स्ट्रेस एसोसिएटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन बाय 2030। क्योंकि 2030 तक हीट स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो यह अनुमान लगाया विश्व बैंक ने कि दुनिया भर में 80 मिलियन लोगों की नौकरी जाएगी और अकेले 80 मिलियन में अकेले भारत में ही 34 मिलियन लोग जो है वो अपनी नौकरी खो देंगे। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज ग्लोबली in terms of the population that would be affected by the sea level rise. Okay, now IPCC के अनुसार भारत जो है वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है अगर हम सी लेवल राइज को देखें। ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा ये जो कोस्टल एरिया है इस पर भी खतरा है, इस पर इसको भी डूबने का डर है। क्यों? क्योंकि सी लेवल लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ता चला जा रहा।
तो आईपीसीसी कहता है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट वुड बी अफेक्टेड बाय सी लेवल राइज। अगर सी लेवल राइज होगा तो जो इस कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन रह रही है उसके जीवन यापन पर, उसके लिवलीहुड पे खतरा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेनली कोस्टल रीजन पे रहने वाले लोग फिशिंग का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। नाउ इट्स वर्किंग ग्रुप प्रोजेक्टेड दैट बाय द मिडिल ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी around 35 million people in India could face annual coastal flooding with 45 to 50 million at risk by the end of the century। वर्तमान की सेंचुरी के मध्य में आईपीसीसी का वर्किंग ग्रुप कहता है कि आप ये समझिए कि भारत में जो कोस्टल एरियाज हैं वहां जो फ्लडिंग के चांसेस हैं वो कम से कम 35 मिलियन लोगों को, भारत में जो रहते हैं 35 मिलियन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस कोस्टल एरिया में आने वाले फ्लड से। तो ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो सी लेवल के राइज से इफेक्ट होगी। नाउ अगर हम क्लाइमेट चेंज के रिस्क को हम कैटेगराइज करें तो उसे हम दो वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज योर द फिजिकल रिस्क दैट इंक्लूड्स द क्रॉनिक इश्यूज एज वेल एज द एक्यूट इवेंट्स। तो एक क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है वो फिजिकल रिस्क में आप डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द फिजिकल रिस्क। नाउ दिस फिजिकल रिस्क इंक्लूड्स द chronic risk and second is the acute risk। now chronic risk such as gradual and sustained change in temperature and precipitation, और जो acute risk होता है, जो acute events होते हैं उसमें extreme weather occurrence को हम शामिल करते हैं। ये एक रिस्क है climate change का, that is the physical risk। now दूसरा risk that is the transition risk, or simply we can say that transition risk refer economic wide changes arising from the transition towards लो कार्बन इकोनॉमी। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारे इकोनॉमी का उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ये एक दूसरा रिस्क जो है वो क्लाइमेट चेंज का हमें देखने को मिलता है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज बनाई जा रही क्या उससे हम कोई सोल्यूशन पा सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज से ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए ये बात तो फैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से बढ़ रहा है वो आपके जीडीपी पर इंपैक्ट डालेगा, आपकी ग्रोथ रेट पर इंपैक्ट डालेगा और आपके इन्फ्लेशन पर इंपैक्ट डालेगा। लगातार महंगाई हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए आप देखेंगे तमाम दुनिया भर के देश में, इवन भारत में भी हम ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। हम जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को बहुत सीरियसली जो है उसको देखते हैं, जिससे कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा ना पड़े। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इससे हमको अपनी जीडीपी को, अपने देश के इन्फ्लेशन को तो बचाना ही होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहां मैं आपको ये बताना चाहूं कि गवर्नमेंट की अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 2070 तक 2070 तक टारगेट सेट किया है, दैट इज ऑफ नेट जीरो। ओके, कि नेट जीरो मतलब भारत को कार्बन इमिशन फ्री हमें बनाना है, नेट जीरो जिसको नाम दिया गया है बाय 2070। ये लक्ष्य हमने रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत सीरियस होने वाला है आने वाली जनरेशन पर। इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, और अगर हम 2070 से पहले इसको अचीव कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 2070 हमने टारगेट रखा है, अगर हम इसको उससे पहले अचीव कर ले रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो पॉलिसीज वगैरह जो गवर्नमेंट की हैं वो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बनाई गई है। मोदी गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इन इश्यूज को ले रही है जिससे कि हमारी इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट कम पड़े। बट अब ये बात है कि ग्लोबली जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी इस इशू को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट उतना ही जो है वो सीरियसली या नेगेटिवली पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।